हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। 8th क्लास की पॉलिटी चैप्टर नंबर 6। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हैं 8th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आता ही है, ठीक है। और थ्योरी का पार्ट हमारा पूरा ही हो चुका है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री हमारा कंप्लीट है 6 to 8। पॉलिटी भी हमारा 6 7 कंप्लीट है और अब 8th भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक दो दिन में। ओके, 7 तारीख को हमारा पेपर है तो हमारा रिवीजन वर्क भी साथ के साथ चल रहा है। रिवीजन वर्क भी मैं करा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे करा चुकी हूँ मैं। 2024 तक के सारे ही करा चुकी हूँ मैं, शुरू से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। 2015 से 2024 तक के करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और मैं कोशिश करूंगी उसके पहले वाले भी आपको कराऊं। और बाकी रिवीजन वर्क भी हमारा चल रहा है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन वर्क मैं लेती रहूंगी साथ के साथ मैराथन क्लासेस में। तो प्लीज़ आप वीडियो में हमेशा ही चैनल पे बने रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए वीडियो तो। और जो क्वेश्चन मैं अगर एक आध आपसे पूछती तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर करें। ओके बच्चों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। ओके, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसके पहले चैप्टर में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारी तीनों जो न्यायपालिका किस तरीके से है यार। और उसके बाद हम फौजदारी अदालत यानी कि क्रिमिनल केस और जो सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ओके, और मतलब कि किस तरह से तीनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, और किन लोगों में मतलब किस तरह के मुकदमे में हमें कहाँ जाना चाहिए। जैसे दो राज्य के बीच अगर मुकदमा होता है तब हम कहाँ जाएंगे, कौन से कोर्ट में हमारा फैसला होगा। अगर दो व्यक्ति में, दो नागरिक में अगर कोई मतभेद होता है तो कहाँ पे जाएंगे। इस तरह की चीजें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहां जाके जरूर देखें। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो कि ये आ जाए कि केरल और आंध्र प्रदेश में किसी बात को पानी को लेकर लड़ाई हो गई है। मतलब केरल राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में पानी को लेकर कोई मतभेद है, दोनों राज्य सरकार में, राज्य मतलब राज्य के लोगों में नहीं, राज्य सरकार में, तो इनका फैसला कौन से कोर्ट में होगा। तो याद रखिएगा बेटे, ये सारी चीजें मैं आपको पिछले चैप्टर में करा चुकी हूँ, तो वो चैप्टर आप जाके जरूर देखिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, यानी कि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है। ओके, ये क्या है, संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का, मर्डर का, किसी भी तरीके का आरोप लगाया जाता है तो पुलिस तो उसे सजा नहीं दे सकती। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। हम पढ़ चुके हैं कि एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि सबसे पहले जो भी क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल लॉ, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है क्रिमिनल लॉ में। याद रखिएगा, क्रिमिनल लॉ वो होता है कि जिसमें हमें ये लगता है, मतलब कि जिसमें किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो रहा है। ओके, तो उसका जो मतलब कि वो क्रिमिनल लॉ मानते हैं उसे हम। तो एफआईआर हम दर्ज करते हैं, सबसे पहले उसे क्या कहते हैं, एफआईआर दर्ज होता है कहाँ पे, पुलिस थाने में। ओके, पुलिस के पास, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं कि सबसे पहले सूचना रिपोर्ट हम लिखवा चुके हैं, पुलिस के पास लिखित एफआईआर दर्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पुलिस सबूत और मतलब कि पुलिस उसकी पता करती है कि क्या हुआ नहीं हुआ, फिर उस व्यक्ति को पकड़ती है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, और उसे 24 घंटे के अंदर जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश करती है, ठीक है। पुलिस का अधिकार नहीं होता कि उसे सजा देने का या उसके साथ कोई भी मारपीट करने का अधिकार पुलिस का नहीं है, और ना ही सजा देने का अधिकार है पुलिस का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति को वहां पे कोर्ट में, मान लो कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश कर दिया गया हो, तो कोर्ट में अगर व्यक्ति को पेश किया गया हो किसी भी चाहे चोरी हो, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम के लिए उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया हो, तो कोर्ट में उन्हें निर्दोष मानकर उनकी सुनवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि बिना सुनवाई के, बिना सबूत और बिना गवाह के उसे दोषी करार दे दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसे निर्दोष मान के सुनवाई की जाती है। इसी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार कहते हैं। कि मान लो कि पहले ही किसी को चोरी के आरोप में जेल में एफआईआर करवा दिया गया, उसे पुलिस पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, और उसी दिन मजिस्ट्रेट मान लेता है कि ये चोर है, तो वो जो भी सुनवाई होगा तो वो तो पहले से मान के बैठा है ना चोर है, तो वो निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। निष्पक्ष सुनवाई वो होती है कि जिसमें उसे निर्दोष मानकर सुनवाई की जाए, ठीक है। जो जिसे दोषी बोला जा रहा है उसे भी निर्दोष माना जाए, निर्दोष मानकर सुनवाई की जाए, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई कहते हैं, ठीक है। ये संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, कि निष्पक्ष सुनवाई का उन्हें अधिकार है कि किसी के पक्ष में कोई बात ना हो,
मतलब कि उन्हें भी निर्दोष मानकर सुनवाई की जाए। ओके, अब इसी के अनुसार देखिए यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ठीक है, इसमें एक स्टोरी बताई गई है। निष्पक्ष सुनवाई में ही सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाता है अगर किसी के पास वकील रखने के पैसे नहीं है तो। अब देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक काम करने वाली है, मुंबई के मकान में श्रीमती शिंदे रहती हैं। उनके घर में उनका क्या होता है, हार चोरी हो जाता है। अब उसे शक होता है कि उनके घर में जो काम करने वाली है शांति, देखिए उसका नाम क्या है, शांति, उन्हें ये शक होता है कि उनके घर में काम करती है शांति, उन्होंने ही उसका हार चोरी किया है। और वो पुलिस शांति को हार चोरी के लिए बोलती है कि तुमने चोरी किया, लेकिन वो मना करती है। फिर वो पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाके देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। ठीक है, शांति के खिलाफ वो क्या करते हैं, शांति के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, लिखित, यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको लिखित, यानी कि लिखित FIR दर्ज होता है पुलिस के पास। ये पूरी स्टोरी आप समझ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, FIR दर्ज होता है, फिर शांति के साथ पूछताछ की जाती है, उसके सामान की जांच की जाती है, और सामान की जब जांच करती है तो उसमें से 10,000 रुपया मिलता है। 10,000 मिलने के कारण देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पैसे मिलते हैं, उसमें 10,000 मिलता है। और उस कारण क्या होता है कि पुलिस ये मानती है कि उसे बेचकर, पुलिस और जो शिंदे थे जिनकी फैमिली थी उन्हें वो लोग ये मानते हैं कि वो 10,000 उनके पास कहाँ से आया, वही हार बेचकर उनके पास 10,000 आया है। और वो शांति को पकड़ के जेल मतलब थाने लेके जाती हैं। ओके, क्योंकि इन्हें एक सबूत मिल गया है कि ये पैसे इसके पास कहाँ से आए। शांति इसकी कोई प्रूव नहीं दे पाती है कि पैसे हमने कमा के, उसने वो बताती है कि मैं और मेरा भाई दोनों 1 साल से 2 साल से पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस बात को मानती नहीं, उसे पकड़कर ले जाती है थाने। फिर उसका भाई आता है, भाई अपनी बहन को छुड़ाने के लिए बोलता है, फिर भी उसे थाने में उसे भी बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, देखिए 20,000 रुपये, उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि शांति की मतलब कि शांति का क्या होता है कि उसका 2 दिन के बाद तो उसके भाई को छोड़ दिया जाता है। और शांति का भी शिंदे पर उसके घनों गायब होने के कारण शांति को भी अदालत से क्या मिल जाता है, जमानत तो मिल जाता है, अदालत से जमानत मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उसे 20,000 देना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति 20,000 देकर जमानत नहीं लेता शांति का, तो शांति जेल में ही रहती है, मतलब थाने में ही रहती है, जेल में ही रहती है। देखिए संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। बिल्कुल याद रखिएगा बेटा, संविधान भी कौन सा अनुच्छेद है वो याद रखना। संविधान के अनुच्छेद 22, हम अनुच्छेद 15 और 21 पढ़ चुके हैं। 21 में क्या है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। हम अनुच्छेद 22 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया किसने चोरी की, उसे यह हक ही नहीं है कि वो वकील रख सकता है, वो भी वकील रख सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या है कि हर व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार है, ये संविधान के अनुच्छेद 22 है। और संविधान के अनुच्छेद 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद वगैरह आता है। संविधान के अनुच्छेद 39A में क्या है कि वैसे नागरिकों को वकील मुहैया कराती है सरकार, याद रखिएगा, सरकार वैसे, जिसे सरकारी वकील कहते हैं। ओके, सरकार वैसे नागरिकों को वकील मुहैया कराएगी जो व्यक्ति गरीबी या किसी और वजह से अपने मतलब कि वकील नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल वजह भी आपको याद रखना है, किस कारण, मतलब किसे वकील मुहैया कराती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई, अगर कोई भी जाए, अच्छा जो वकील रख सकता वो व्यक्ति भी जाके ये बोल दे कि मुझे आप वकील दीजिए, मैं वकील नहीं रख सकता, तो ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को वकील मुहैया कराती है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। ठीक है, देखिए क्या है, पुलिस ने मजिस्ट्रेट को अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी गई। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के झूठे इल्जाम, मतलब वो बताती है, मजिस्ट्रेट महोदय शांति को दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देता है। ठीक है, जब शांति बोलती है कि मैं वकील नहीं रख सकती हूँ, तो क्या एक अधिवक्ता कमला रॉय है, सरकारी खर्चे पर शांति का वकील बना देते हैं। कौन, अधिवक्ता यानी कि जज। क्लियर है, अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 23। उसके बाद फिर क्या होता है, दोनों में बहस होती है, दोनों में बातें होती है, फिर मतलब कि सबूत और गवाह ढूंढा जाता है। लास्ट में पता चलता है कि मतलब कुछ उनके सोसाइटी में कुछ लड़के रहते थे जो और भी कई घरों में चोरी कर चुके हैं, और वो ही उनके मतलब उनका गहना जो है सो ये शिंदे का गहना था, वो उस लड़कों के पास मिल जाता है। फिर चोर तो पकड़ा जाता है, लेकिन शांति बहुत दिनों तक जेल में थी, उसे वहां से फिर बरी किया जाता है।
तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला इस स्टोरी में? पहली बात तो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, सबसे पहले अगर हमें किसी पर डाउट है, किसी पर शक है, तो सबसे पहले पुलिस के पास जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाएंगे। और सिर्फ रिपोर्ट के ही बेस पे पुलिस से पकड़ नहीं सकती, उसके क्या होता है कि पुलिस थोड़ी सी छानबीन करती है, जांच करती है। जांच में अगर कुछ डाउट उसे मिलता है तभी पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, फिर पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। और उस व्यक्ति को अपनी जमानत कराने का भी हक है कि वो व्यक्ति अपना जमानत भी करा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद अगर व्यक्ति की हालत ऐसी हो कि वो अपना वकील नहीं रख सकता, तो फिर मजिस्ट्रेट उसे वकील भी मुहैया कराते हैं सरकारी खर्चे पे। ओके, संविधान के अनुच्छेद 22, 39 ये दोनों हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर उसके बाद शांति को रिहा कर दिया गया घटना के आधार पर। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। चूंकि शांति निर्दोष साबित हो गई तो उसे बरी कर दिया गया। और फिर शांति से माफी भी मांगी जाती है कि उन्हें गलत तरीके से मतलब कि रखा गया, और जो सब इंस्पेक्टर राव थे उनकी लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि अब जो सब इंस्पेक्टर राव हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने लापरवाही की है ना, कि उन्होंने लापरवाही की, तो इसलिए उनकी लापरवाही पर लापरवाही पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि अब उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो एलिगेशन लगेंगे। तो इस तरह से चीजें होती है। अब देखिए आगे क्या है। घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग कौन होते हैं? पुलिस, ठीक है, सरकारी वकील भी थी, जो शांति की वकील थी, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, ओके, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश यानी कि जो जज, जो आखिरी फैसला होता है वो न्यायाधीश का होता है, जज का होता है। पुलिस का काम क्या है? एफआईआर दर्ज करना, थोड़ी सी छानबीन करना, और जो भी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। सरकारी वकील का काम क्या होता है कि जो व्यक्ति जिन्हें वकील नहीं मिल रहा हो, मतलब नहीं मिल रहा हो, जो वकील नहीं रख सकते, उनके तरफ से बचाव करना। और बचाव पक्ष का वकील भी होता है जो बचाव पक्ष में काम करता है, मतलब 2 वकील तो होते ही हैं। और न्यायाधीश का काम क्या होता है कि अंतिम फैसला सबूत और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला कौन लेता है? न्यायाधीश लेता है। याद रखिएगा, ना पुलिस ले सकता है, ना वकील फैसला ले सकता है, न्यायाधीश ही यानी कि जज ही अंतिम फैसला लेते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखिए आगे देखते हैं, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। अब अपराध की जांच करने में ऊपर आप देख चुके हैं पुलिस की क्या भूमिका है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। ये तो पता ही, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता है, दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पर चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ठीक है, क्या होता है कि पुलिस जांच करती है। जांच से अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि आरोपी का दोष साबित हो रहा है, ठीक है, अगर पुलिस को ये लग जाए कि आरोपी का दोष साबित नहीं है, तो जरूरी नहीं है वो वहीं से आरोपी को छोड़ सकता है कि आरोप पत्र दाखिल करना जरूरी नहीं होता है अदालत में। लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि आरोपी का मतलब सबूत से आरोपी का दोष साबित हो रहा है, तो वो उसे क्या करते हैं? अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल करते हैं। ओके, फिर क्या काम है पुलिस का? कानून के शासन के बारे में पढ़ा था आपने। इसका क्या सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। मतलब देश के कानून के अधीन का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर भी देश के कानून के अधीन है। ठीक है, कानूनों का शासन हम पढ़ चुके हैं ना, कानून का शासन हमारे देश में है, यानी कि जो पुलिस है वो भी कानून के शासन के अधीन है। ओके, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के मामले में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। अब ये तो है, इसके अलावा जो ऊपर हम देख चुके हैं कि वो जांच करेगी, जांच में जो भी चीजें निकलेगा उसके हिसाब से वो चार्जशीट दाखिल करती है। कहाँ पे? अदालत में। इसके अलावा पुलिस का और कोई काम नहीं होता। याद रखिएगा, पुलिस ऐसा नहीं है कि कोई मारपीट कर सकती है या कुछ कर सकती है, पुलिस इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। अब देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, यानी कि गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ, इसके लिए इस पर पुलिस को भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस क्या कर सकती है। इन दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। मैं ऊपर बता चुकी हूँ ना कि पुलिस किसी को मार नहीं सकती, सता नहीं सकती, ना मेंटली टॉर्चर कर सकती है, ना थप्पड़ मार सकती है, ना गोली मार सकती है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि जांच के दौरान वो किसी के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है पुलिस के लिए गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के मामले में। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हम ऊपर पढ़ चुके हैं बेटा संविधान के अनुच्छेद 22 का भी, कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार हर व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील रखने की छूट है। ओके, अब क्या है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि संविधान के अनुच्छेद 22 में किस व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए, यानी कि जिसे अरेस्ट किया जाता है उसके लिए मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 22 में उसके लिए बोला गया है, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए। पहला क्या है हमारा, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से होती है। बिल्कुल सही, कि अगर कोई गिरफ्तार करने आ रहा है हमें, तो हमें ये जानने का हक है कि हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी, चलो तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई, हमें बताओ। हमें ये जानने का हक है, हम पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमें आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के, यानी देखिएगा, जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है कि उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, जैसे शांति की स्टोरी में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। मतलब गिरफ्तारी के दौरान ऐसा नहीं कि कोई गिरफ्तार करने आया, उसे बता भी दो कि पता चल भी जाए कि भाई हाँ इस कारण उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे मारते पीटते ले जाए, इस तरह से व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता। या फिर हिरासत में रखने के बाद भी, यानी कि थाने में रखने के बाद भी उसके साथ किसी भी तरह का मारपीट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि पुलिस हिरासत में जो इकबालिया बयान लिए जाते हैं, उसे मजिस्ट्रेट के सामने सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका ये रीजन है कि ऐसा माना जाता है कि पुलिस के पास हो सकता है डर के या किसी और तरीके से आरोपी से बयान लिया गया हो, तो वो चीजें सबूत के तौर पर नहीं मानी जाती। ठीक है, तो बहुत बेटा एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के आपको देखना है। ओके, फिर क्या, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ओके, क्या है, 15 साल से कम उम्र के बालक और 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को सिर्फ सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि सिर्फ कुछ पूछने के लिए, किसी भी मामले के रिगार्डिंग कुछ पूछने के लिए उसे थाने नहीं बुलाया जा सकते। सिर्फ 15 साल से, या हमेशा याद रखें 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को। ठीक है, ये तो अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है। अब देखिए हमारा यहाँ पर है डीके वसु दिशा निर्देश। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि डीके वसु दिशा निर्देश क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रतिक्रियाएं तय की है। इन नियमों को डीके वसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। फिर से देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रतिक्रियाएं तय की हैं, जो ऊपर हम यहाँ पढ़ चुके थे ना बेटा, कि संविधान के अनुच्छेद 22, याद करिए हमने कहाँ देखा था, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, संविधान के अनुच्छेद 22 ऊपर था शायद, हाँ, संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। और संविधान में ये भी बात कही गई है कि किसी को भी, मतलब पुलिस के लिए कहाँ पे पढ़ा था हमने, शायद यहाँ पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ना। तो यही है सर्वोच्च न्यायालय, यही दिशा निर्देश डीके वसु दिशा निर्देश कहा जाता है। ओके, कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में, उसे ही डीके वसु दिशा निर्देश कहा गया। अब डीके वसु दिशा निर्देश है क्या, ये क्वेश्चन आ चुका है कि डीके वसु दिशा निर्देश क्या है। तो गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में डीके वसु दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब क्या है, सबसे पहला, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। मतलब मान लो कि कोई हमें गिरफ्तार करने आता है तो वो ऐसा नहीं कि सिविल ड्रेस में आ जाए, उसे पुलिस यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पुलिस अधिकारी की पोशाक, ठीक है, उन्हें पुलिस यूनिफॉर्म में होना चाहिए। उनकी पहचान, मतलब कि वो किस पोस्ट पे हैं वो होना चाहिए। नाम पट्टी, उनका नाम भी लगा हुआ होना चाहिए। मतलब कि जो पुलिस यूनिफॉर्म में सारी चीजें होती है वो सारी चीजें, पद
स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए कि ये सारे, अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए डीके बसु दिशा निर्देश में। ओके, नेक्स्ट क्या है, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार होना चाहिए। जो अरेस्ट मेमो होता है वो कागज तैयार होना चाहिए, उस कागज के बिना कोई भी हमें गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकता है। ठीक है, बिना अरेस्ट मेमो के वो कोई भी हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसमें गिरफ्तारी के समय वो तारीख का उल्लेख होना चाहिए, किस समय गिरफ्तार किया गया और क्या तारीख है। ओके, उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना जरूरी है, एक गवाह भी होना जरूरी है सत्यापन के लिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। जो अरेस्ट मेमो होता है उस पर क्या, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है यानी कि गिरफ्तार हुआ है उसके दस्तखत होने चाहिए कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है गिरफ्तार किए गए हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपनी किसी भी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से किसी को अरेस्ट करके ले गए और उसे किसी को इन्फॉर्म करने का अधिकार नहीं दे रहे, वो कर सकता है किसी को भी इन्फॉर्म, या तो अपने सगे संबंधियों को, अपने रिलेटिव को, या फिर शुभचिंतक या दोस्त, किसी को भी, यानी कि जिसे उसे उसका मन हो उसे वो इन्फॉर्म कर सकता है कि उसे अरेस्ट किया गया है। उसके बाद है, जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो और उसका कोई भी सगा संबंधी जिसे वो इन्फॉर्म करना चाहता है वो उस जगह से बाहर रहता हो तो 8 से 12 घंटे के भीतर उसे अरेस्ट के जो जहां पे गिरफ्तारी के मतलब कि अरेस्ट हुआ है उसका समय, टाइम, जगह के बारे में जानकारी भेजनी है। तो बेटा ये है डीके बसु दिशा निर्देश। याद रखिएगा, ऊपर हम पढ़ चुके थे अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार मिले हैं, और ये डीके बसु दिशा निर्देश है किसके लिए, पुलिस के लिए। ओके, कि गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के मामले में क्या क्या हो सकता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेना है। फिर है प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बता चुके, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होता है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल कर सकती है। ठीक है, कानून में कहा गया कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। ओके, मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है, उसके बाद ही पुलिस उस पर एक्शन लेती है। ओके, अब है सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील की क्या भूमिका है, अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नहीं नुकसान पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के लिए अपराध है। हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि एक जो लक्ष्मण कुमार वाला स्टोरी याद करिए जिसमें उसकी बीवी को जला के मार दिया गया था। बाद में लक्ष्मण कुमार उसकी मां दोनों दोषी मानी गई थी। तो उसमें यही चीज माना गया था कि वो दहेज हत्या का केस था, उसमें यही चीज माना गया था कि अगर अपराध हो रहा है तो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, पूरे समाज के साथ अपराध हो रहा है। ठीक है, क्या अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध है। पूरे समाज के प्रति क्या होता है, अपराध पूरे समाज के प्रति है। ओके, वही लक्ष्मण कुमार वाला भी देखिए चैप्टर है कि लक्ष्मण कुमार वाला जो स्टोरी था उसमें क्या है, राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार, इसके केस का नाम क्या दिया गया था, राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार, यानी कि जो लक्ष्मण कुमार की वाइफ थी उसके तरफ से राज्य मुकदमा लड़ रहा था, सरकार मुकदमा लड़ रही थी। ठीक है, राज्य बनाम शांति हेमब्राम। ओके, अभी जो हम ऊपर स्टोरी पढ़ चुके हैं शांति के बारे में, शांति को सरकारी वकील दिया गया था, तो राज्य बनाम शांति हेमब्राम यानी कि जो उन लोगों के बीच ये मुकदमा चल रहा था। ओके, अब देखिए क्या है, न्यायपालिका के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रूप से, यहाँ पे हम सरकारी वकील का काम, सरकारी वकील का काम क्या होता है, सरकारी वकील को मुहैया कराया जाता है उसके लिए जो अपनी वकील नहीं रख सकते हैं, उनका क्या काम है, न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सभी फैसला करेगा। क्या है, अदालत के सामने ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, ये काम किसका है, सरकारी वकील का। हम न्यायाधीश की भूमिका, जिसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। न्यायाधीश की भूमिका क्या है, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। ओके, अंपायर ही तो सब कुछ बताता है, हाँ ये आउट हो गया, ये आउट नहीं हुआ, ये सारी चीजें कौन बताता है, अंपायर बताता है। तो यहाँ पे न्यायाधीश की भूमिका क्या है, वो निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। खुली अदालत का मतलब यह है कि किसी बंद कमरे में नहीं, खुली अदालत में वहां पे कोई भी जाके मुकदमा सुन सकता है। मतलब जब मुकदमा चल रहा है
जब बहस चलती है तो वहां कोई भी जाके उस बहस को सुन सकता है, किसी को भी अंदर जाने से रोका नहीं जाता, उसी को खुली अदालत कहते हैं। ठीक है, निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करता है, बिल्कुल याद रखिएगा आप। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनने और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करता है। सबके बयान सुनता है और सबूतों की क्या करते हैं, वो जांच करते हैं कि सबूत सही है या नहीं, आरोपी सचमुच में दोषी है या नहीं। ये फैसला कौन लेगा, न्यायाधीश लेगा कि आरोपी सचमुच में दोषी है या नहीं। वो भी वो अपने आप फैसला नहीं लेगा, सबूत और गवाह के बयान, मतलब कि सबूत और गवाहों के ही उस पर फैसला लेता है कि आरोपी दोषी है या नहीं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकता है या फिर उस पर जुर्माना लगा सकता है, या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकता है। अब न्यायाधीश या तो जुर्माना लगा सकते हैं दोषी व्यक्ति को, उसे जेल भेज सकते हैं, या फिर दोनों ही तरह की सजा, जुर्माना और जेल, दोनों ही सजा वो दे सकते हैं। तो ये थे हमारे न्यायाधीश के काम। अब है क्या, निष्पक्ष सुनवाई क्या है। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब क्या होता है कि किसी की तरफ से, मतलब कि किसी के पक्ष में कोई सुनवाई ना हो, जो हम ऊपर देख चुके हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का ये मतलब होता है कि अगर कोई वकील नहीं रख सकता है तो सरकार उसे वकील मुहैया कराएगी। ओके, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन है, हम पढ़ चुके हैं कई बार बेटा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के बारे में कहा गया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के क्या है कि जीवन को एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण, ऐसा नहीं कि कानून बोल दे कि हाँ इसे मार दो उसे मार दे, तर्क संगत और न्यायपूर्ण यानी कि पूरे गवाह और सबूत के हिसाब से उसके जीवन को छीना जा सकता है, वरना उसे किसी के भी जीवन को छीनने का किसी को हक नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई में सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 22 को पूरी तरह से पालन किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 22 में ये जीवन के अधिकार की बात की गई है। जीवन के अधिकार में क्या है कि तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है किसी के जीवन को, वैसे नहीं कि बिना गवाह बिना बयान के भी आप कुछ कर लें। ठीक है, अब पहली बात ये तो हो गया। अब क्या है कि इसमें सबसे जो पहली बात होती है कि जो निष्पक्ष सुनवाई होती है खुली अदालत में होनी चाहिए। बिल्कुल याद रखिए, खुली अदालत में यानी कि सभी को वहां जाने का मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि किसी को रोक लगा दिया जाने में। फिर है मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में होना चाहिए, जो आरोपी जिसे आरोपी बताया गया उसकी उपस्थिति में मुकदमा चलेगा। ऐसा नहीं कि उसे जेल में बंद करके रखा और कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक वकील के ने बचाव किया, और क्या होता है कि वकील अगर किसी को कोई भी इस स्थिति में है कि अपना वकील नहीं रख सकता है तो सरकार की तरफ से उसे वकील मुहैया कराया जाएगा और वो वकील बचाव करेगी, उसकी अपने तरीके से बचाव करती है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों के से जिरह करने का मौका दिया जाएगा। मतलब जो गवाह होते हैं सारे गवाहों से जिरह करने का, यानी कि पूछताछ करने का। जिरह का मतलब ये होता है कि पूछताछ करने का मौका दिया जाता है। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया था। वहीं पर अधिवक्ता रॉय को क्या था कि शांति की ओर से गवाह पेश करने का पूरा अधिकार दिया गया था। अधिवक्ता रॉय जो थी वही शांति की ओर से सरकारी वकील बन के काम कर रही थी। ठीक है, तो ये तो है हमारा क्या, निष्पक्ष सुनवाई। ओके, देखिए साक्ष्यों के आधार पर जो मुकदमे का फैसला होता है किसके अनुसार होता है, गवाह और साक्ष्य के आधार पर होता है। निष्पक्ष सुनवाई होती है हमेशा। निष्पक्ष सुनवाई बहुत अच्छे से कई बार रिपीट हो रहा है तो आपको याद रखना है। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला। अगर निष्पक्ष सुनवाई हमारे देश में नहीं हो कि कोई अपना वकील नहीं रख सकता तो मत रखे, हम क्या करें। अगर सरकार ऐसे करती है तो क्या शांति को कभी न्याय मिलता, नहीं मिलता ना, क्योंकि वो तो उसकी तरफ से कोई गवाह पेश करने वाला ही नहीं था। तो इसलिए हमारे देश में निष्पक्ष सुनवाई है और निष्पक्ष सुनवाई बहुत जरूरी है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। ओके, अब देखिए खुली अदालत, सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष के गवाहों के जिरह, ये सारी चीजें क्या होती है, निष्पक्ष सुनवाई के पॉइंट हैं। बिल्कुल अच्छे से बेटा ये सारे समझ लेना है आपको। चैप्टर हमारा हो चुका है, ये कानून के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में ये है, नेक्स्ट चैप्टर जो है हास्याकरण है। पहले तो हास्याकरण फिर हास्याकरण की समझ, वो सारे चैप्टर मैं अभी आपको कराऊंगी बहुत जल्दी। 1 से 2 दिन में मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे चैप्टर में कंप्लीट करा दूं। और रिवीजन तो हमारा साथ के साथ हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चल रहे हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ बेटा प्रीवियस ईयर के, तो वो देखते रहिए, रिपीट करिए। ये नहीं कि अगर 1 महीने पहले आप देख चुके हैं तो अब देखना बंद कर दिया, उसे देखते रहिए। और मैं 1 से 2 वीडियो आपको डालूंगी पेडालॉजी की, ताकि पेडालॉजी आपको सारा कवर हो जाए। पेडालॉजी सिर्फ इसी में नहीं होता,
एसएसटी में नहीं होता, वो हिंदी इंग्लिश हर चीज में पेडालॉजी होता है। तो वो पेडालॉजी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। पेडालॉजी के पार्ट बहुत है, याद रखिए हिंदी इंग्लिश में 15-15 क्वेश्चन पेडालॉजी के आते हैं, ठीक है, 30 तो वो हो गया। एसएसटी में 20 क्वेश्चन पेडालॉजी के आते हैं, कितना हो गया, 50 क्वेश्चन ये हो गए। तो वो पेडालॉजी अगर आपके 50 में 3-4 गलत हो जाए, 5 गलत हो जाए, 45 तो सही करोगे आप, तो आप पेडालॉजी के जो वीडियो में बनाऊंगी बिल्कुल जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें डालूंगी, जिससे कि अभी मैं वो तैयार कर रही हूँ क्वेश्चन की, जिससे कि आपके मतलब कि सारे पेडोलॉजी के पार्ट क्लियर हो जाए, उसमें कुछ कहीं भी गलत कुछ होने के चांसेस कम हो। अब पेडोलॉजी में हम ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल गलत ना हो, चांसेस कम हो। पेडोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि अगर जहां पे 2 में हम अटक रहे हैं, वहां पे हम ये देखेंगे कि ज्यादा कौन करीब है उसके, उसे ही हम टिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा हो चुका है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर करूंगी, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों, बाय बाय।